नमस्कार। जवाहर कला केंद्र के रंगायन सभागार में उपस्थित सभी नाट्य प्रेमी दर्शकों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। पाक्षिक नाट्य योजना के तहत आयोजित नाटकों की श्रृंखला में आज आप देखेंगे रुद्र शर्मा की कहानी एक बार फिर और रमेश खत्री की कहानी क्या तुम वाकई चली जाओगी पर आधारित नाटक थिएटोन संस्था लखनऊ की प्रस्तुति दो किनारे। नाटक का नाट्य रूपांतरण एवं निर्देशन किया है आशीष मौर्य ने। नाटक की अवधि है 75 मिनट। नाटक में कोई मध्यांतर नहीं है। इससे पहले कि नाटक शुरू हो, आप सभी से विनम्र अनुरोध है, कृपया अपने मोबाइल स्विच ऑफ कर लें या उसे साइलेंट मोड पर डाल दें। कृपया अपने मोबाइल स्विच ऑफ कर लें या उसे साइलेंट मोड पर डाल दें। दो किनारे नाटक समाज को आईना दिखाता हुआ समाज के मन की पीड़ा को दर्शाता है, जो जीवन का अवसाद भी है, जिसे लोग जीवन में सहज रूप से झेल नहीं पा रहे हैं और न ही उसे स्वीकार कर पा रहे हैं। नाटक जीवन में ऐसी घटनाओं के प्रति संवेदना व्यक्त करता है जो जीवन में परिवार के प्रति सामंजस्य बनाए रखने के लिए हमें एक खास मोड़ पर समझौता करने के लिए कहता है। समझौते की भावनात्मक अभिव्यक्ति अमन अक्षर, इमरान प्रतापगढ़ी के गीतों एवं ऋतु गोयल, यश पाठक की कविताओं के माध्यम से दी गई है। आशा है आपने हमारा आग्रह स्वीकार करके अपने मोबाइल साइलेंट मोड पर या स्विच ऑफ कर लिए होंगे। तो आइए देखते हैं थिएटोन संस्था लखनऊ की प्रस्तुति आशीष मौर्य द्वारा निर्देशित नाटक दो किनारे। जी मिस्टर जोशी। जी हाँ। नहीं वो फाइल मेरे पास ही है जी। हाँ ऐसा कुछ नहीं है। माय प्लेजर माय प्लेजर। ओके गुड नाइट। मैं कल सबमिट करता हूँ। गुड नाइट। हम रख देते। आज फिर तुम्हारा सामान लाना भूल गया मैं। कोई बात नहीं, कल मैं खुद ही जाकर ले आऊँगी। आप चेंज कर लीजिए, मैं खाना लगाती हूँ। आज साथ में बैठकर खाना खाएंगे। क्या तुमने अभी तक खाना नहीं खाया? हाँ, वो भूख नहीं थी तो सोचा कि साथ ही बैठकर खा लेंगे। एक बात पूछ। बैठो। विनीता, मैं पिछले 2 दिन से कुछ नोटिस कर रहा हूँ। तुम जब से लौटी हो अपने घर से कुछ बदली बदली सी लग रही हो। नहीं तो पहले जैसी तो हूँ। नहीं, अब तो मेरे घर लेट आने पे चिल्लाती नहीं हो। बताए हुए सामान को ना लाने पर भी अब नाराज नहीं होती। नहीं विनीता, तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। देखो, दिल में छिपा के रखी हुई बात सुकून कम और तकलीफ ज्यादा देती है। बताओ तो सही, क्या बात है विनीता? सुमित। सुमित? कौन सुमित?
सुमित का घर हमारे मोहल्ले में ही था। हम दोनों एक ही क्लास में पढ़ाई करते थे और साथ ही इंटरमीडिएट तक पढ़ाई की। सुमित मैथ्स और हिंदी सब्जेक्ट में बहुत तेज था। जब कभी भी मैथ्स के टीचर नहीं आते थे ना, तो सुमित ही हमें मैथ्स पढ़ाता था। उसके मैथ्स पढ़ाने का तरीका मुझे बहुत पसंद आया, तो बैठकर सवाल हल करने लगी। सवाल हल करते करते उसको कब पसंद करने लगी पता ही नहीं चला। मैं और सुमित एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। सुमित को कविता लिखने का बहुत शौक था। जब कभी भी स्कूल में समय मिलता ना, वो अपनी लिखी सारी कविता मुझे सुनाता था। ये वाली और उसके बाद इंटरमीडिएट की पढ़ाई ख़त्म होते ही माँ ने मुझे आगे की पढ़ाई के लिए मौसी के पास यहाँ लखनऊ भेज दिया। एक भरम सौंप कर तुम चले तो गए, एक भरम सौंप कर तुम चले तो गए, वो भरम जिंदगी भर निभाना तो है। एक भरम सौंप कर तुम चले तो गए, वो भरम जिंदगी भर निभाना तो है। जिस कहानी में हम तुम कहीं भी न थे, जिस कहानी में हम तुम कहीं भी न थे, उस कहानी को अपना बताना तो है। आस होना अलग, पास होना अलग, आस होना अलग, पास होना अलग, सोच कर हम अलग राह पर आ गए, सोच कर हम अलग राह पर आ गए। रेत सामन लिए स्वप्न के द्वार हम, रेत सामन लिए स्वप्न के द्वार हम, एक नदी का पता पूछ कर आ गए। एक भरम सौंप कर तुम चले तो गए, वो भरम जिंदगी भर निभाना तो है। वो लखनऊ के मौसी जी आई थी ना, कुछ दिखाने वाली थी? हाँ, एक नया गीत लिखा है, वही दिखाना था। आज लाइयो। हाँ, वाह, गाजर का हलवा। थाम कर मेरा हाथ कुछ पल रुक जाओ यहीं पे, बैठ कर दोनों दिल की सारी बातें करें यहीं। न शिकवा किसी से न शिकायत, बस तुम मेरे हो जाओ यही आरज़ू है खुदी। ज़माने की बंदिश ना हो कहीं पे, चांद से भी आगे चले कहीं पे, छोटी सी दुनिया हमारी हो वहीं पे, जहाँ प्यार ही प्यार हो कहीं पे, जहाँ प्यार ही प्यार हो कहीं पे। काफ़ी अच्छा लिखा है जी, वंस मोर। काफ़ी अच्छा लिखा है। उसके बाद
भी नहीं। अच्छा नहीं लगा क्या? नहीं नहीं, अच्छा था। क्या मैं भी तुम्हें सुनी बुला सकती हूँ? हाँ मतलब, हाँ क्यों नहीं। क्या तुम्हें अपनी लिखी कोई कविता याद है अभी? अभी? हाँ, अगर हो तो सुनाओ। अच्छा ठीक है। चंचल मन ये जीता जिसने, चंचल मन ये जीता जिसने, तुम में ऐसा कोई है, एक तुम्हारे पीछे हमने अपनी सुध बुध खोई है। चंचल मन ये जीता जिसने, भाव का सूरज नित दिन चढ़ता और उतरता है, याद का चंदा नियमित आकर अंधिया में भरता है। जीवन तुम तक सीमित होकर पूरी दुनिया जैसा है, तुमसे बाहर आकर अपनी छाया से भी डरता है। प्यार की दुनिया में ही हमने अपनी दुनिया बोई है, एक तुम्हारे पीछे हमने अपनी सुध बुध खोई है। क्या हुआ मीनू? क्या हर प्यार का दुखी लेकर आता है? ये हमारे हाथ में होते हुए भी नहीं होता। कभी कभी हमें वक्त के सामने हार माननी पड़ती है। क्या तुम्हें कभी किसी से प्यार हुआ है? पता नहीं पता नहीं, ऐसा क्यों? प्यार का एहसास कैसा होता है मैं नहीं जानता। और अगर कोई तुम्हें प्यार कर रहा हो तो? भला मुझे कौन प्यार करने लगा? मान लो कोई कर रहा हो तो? इस नदी की धारा के विरुद्ध कौन रह पाया? प्यार भी तो इस नदी की तरह ही होता है, इसमें गिरने वाले को इसकी धारा में ही बहना पड़ता है। और अगर तुम्हें पता चले कि मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ तो? और अगर तुम्हें पता चले कि मैं भी तुमसे प्यार करने लगा हूँ, कैसे तुम मुझसे? तो सच सुनो, सच कह रहे हो? हाँ मीनू, सच। क्या तुम मेरी बनोगी? आई लव यू मीनू। ये सच है या सपना? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। ये सच है मीनू। आई लव यू। आई लव यू सुनो। इसे प्यार कहिए कुछ और कहिए, ये जो हो रहा है हमको, ये जो हो रहा है तुमको। इसे प्यार कहिए कुछ और कहिए, ये जो हो रहा है हमको, ये जो हो रहा है तुमको। इसे दर्द कहिए कुछ और कहिए, ये जो
ये देखिए आपके बेटी के करतूत। ये तो विनीता की कविता की डायरी है। ऐसा क्या लिखा है इसमें? क्या लिखा है? मेरे शब्दों का स्वर तुम बनो तो सही, कुछ वचन लिए हैं हम तुम्हारे लिए। नेह के अनुबंध का एक गीत लिखना चाहता है, तुम्ही को पूजा तुम्ही को काम लिखा। पढ़ा है मैंने, अच्छा लिखती है, विचारों में गहराई है उसके, और अगर इसी तरह लिखती रही तो एक दिन बड़ी कवित्री बन सकती है। नहीं बनना है, अगर बनना भी चाहेगी तो नहीं बनने देना है। तुम क्यों उसके सपनों को बांधना चाहती हो? और ना बांधूं तो तुम्हारे जैसे बन जाने दो। ना, मुझे कोसने का कोई ना कोई मौका ढूंढ ही लेती हो। तो ना ढूंढूं? अरे कौन सा सुख दिया है तुमने मुझे? पिछले 4 साल से इस घर को संभालते संभालते थक चुकी हूँ। और 4 साल पहले यही बात मैं कहता तो मैं तुम्हारी कमाई खाने की आस में निकम्मा रही बैठा हूं। जब तक इस शरीर ने साथ दिया मैंने अपनी हर जिम्मेदारी को निभाया है, और अब तक मेरी इसी कलम की बदौलत इस घर का खर्च चलता था। घर का खर्च चलता था? अरे मुझसे पूछो कि मैं कैसे चलाती थी। जितनी तुम्हारी कमाई थी ना, उतने में तुम्हारी दवा का खर्च ना निकलता था। मुझसे कहते हैं कि घर का खर्च चलता था। पापा लो आ गई महारानी। क्या टाइम हो रहा है घड़ी में? मैंने पूछा क्या टाइम हो रहा है घड़ी में, और कहाँ थी अब तक? माँ, मैं कुछ पूछ रही हूँ ना। माँ वो नीतू के घर गई थी, इसलिए आने में थोड़ी देर हो गई। और तेरे हाथ में क्या है? माँ वो मेरी दवाइयों का पर्चा है वो। विनीता, ला मेरा पर्चा मुझे दे। मैंने कहा ना मेरा पर्चा मुझे दे। सुन लड़की, आज से तेरा ये कविता कहानी लिखना बंद। लेकिन बस मैंने जो कह दिया है उसे गांठ बांध ले, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और सुन, तेरी मौसी से बात हो गई है मेरी। तेरी आगे की पढ़ाई लखनऊ शहर में तेरी मौसी के पास होगी। अब जाकर चाय बना। बाहर भी खटो, घर में भी खटो। पापा तू तू तो अपनी माँ की आदत जानती है ना बेटा, वो दिल की बुरी नहीं है, बस इस घर को और मुझको संभालते संभालते थोड़ी कड़वी हो गई है। ये तेरा कागज, वैसे क्या लिखा है इसमें? पापा एक नया गीत लिखा है। नया गीत लिखा है तूने? तो सुना ना। थाम के मेरा हाथ कुछ पल रुक जाओ यहीं, बैठ कर दोनों दिल की सारी बातें कर ले यहीं। ना शिकवा किसी से ना शिकायत, बस तुम मेरे हो जाओ, यही आरज़ू है खुदी से। जमाने की बंदिश ना हो कहीं पे, चांद से भी आगे चले कहीं पे। छोटी सी दुनिया हो हमारी वहीं पे, जहाँ प्यार ही प्यार हो हर कहीं पे, जहाँ प्यार ही प्यार हो हर कहीं पे। जहाँ प्यार ही प्यार हो हर कहीं पे। बहुत अच्छा लिखा है बेटा। सच पापा, अच्छा लिखा है। हाँ, सचमुच बहुत अच्छा लिखा है। मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। तू इसी तरह खूब अच्छा लिख और खूब तरक्की कर।
बात तो करो ना। अब इसमें मेरी क्या गलती है? देखो सुनी, तुमको ये अंगूठी याद है? तुमने मुझे पहनाई थी जब हम दोनों ने एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार किया था। तब से लेके आज तक हर पल हर घड़ी ये मेरे साथ रहती है। ऐसा एक दिन भी नहीं बीता जब मैंने इसके स्पर्श तुम्हें महसूस ना किया हो। मैं इससे बातें करती हूँ और ये मुझे जवाब भी देती है। पता है, मुझे ना इसकी आवाज़ तुम्हारी तरह लगती है सुनी। क्या तुम बता सकते हो ऐसा क्यों? ये तुम ही थे सुनी। हाँ, तुम ही थे जिसे मैंने अपने अकेलेपन में पल पल महसूस किया। हरे से सूखे तिनके तक इन सब में तुम ही थे सुनी। मम्मी की रिस्ट्रिक्शंस की वजह से हम ज़्यादा तो नहीं मिल पाते थे। वो सारे पल कैसे बिताए ये मैं ही जानती हूँ। तुम्हें क्या लगता है सुनी, मैंने अपनी खुशी से बाहर जाने के लिए हाँ कहा है? पर वहां जाने से पहले एक बार मेरे बारे में तो सोच लेती मीनू। क्या तुम्हारा वहां जाना मुझसे भी ज्यादा जरूरी हो गया है? मीनू, तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। क्या तुम वाकई मुझे छोड़कर चली जाओगी? तुम तो जानते हो ना, मैं मम्मी के सामने कुछ नहीं बोल पाती हूँ और वो चाहती है कि मैं एक पढ़ाई लखनऊ जाकर करूँ। वहाँ कोचिंग सेंटर की सुविधा जो है, उन्हें लगता है मैं वहाँ रह के कुछ ना कुछ तो कर ही लूँगी। तुम कुछ बहाना करके यहीं रुक जाओ ना। यहाँ भी तो कितने सारे कोचिंग सेंटर है और तुम जो पढ़ाई करना चाहती हो कर सकती हो मीनू। तुम्हें क्या लगता है मैंने अपनी इच्छा से बाहर जाने के लिए हाँ कहा है? मेरे पास भी इसके अलावा दूसरा रास्ता नहीं है सुमी। आई डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। एक रेनू है जिसने अजीत के लिए अपना पूरा का पूरा सब्जेक्ट ही चेंज कर लिया, और एक तुम हो कि अपनी माँ तक से बात नहीं कर पा रही हो। तुम तो जानते हो ना, घर में सिर्फ मेरी माँ की ही चलती है। पिताजी भी कुछ नहीं बोलते हैं, बल्कि उनकी तो हिम्मत भी नहीं होती बोलने की। तो फिर मैं तो फिर तुम ही बताओ मीनू, तुम्हारे बिना मैं क्या करूंगा? तुम तो जानती हो मीनू, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा। मैं बर्बाद हो जाऊंगा मीनू। सुनी, तुम इतने दुखी क्यों हो रहे हो? सुनी, तुम इतने दुखी क्यों हो रहे हो? अभी हमारे पास 10 दिन है ना, और इन 10 दिनों में कुछ ना कुछ। इन 10 दिनों में भी क्या हो जाएगा मीनू? देखते देखते ये 10 दिन भी निकल जाएंगे और चिड़िया फुर। अच्छा, तो तुम मुझे चिड़िया समझते हो, खुद को क्या शिकारी? सुनी, तुम ही कुछ करो ना। सुनी, तुम कुछ भी नहीं बोल रहे हो। तुम तो जानती हो मीनू, पिताजी घर पे हिटलर की तरह बर्ताव करते। वो मुझ में हमेशा कमियां ही खोजते रहते। उन्होंने कभी मेरी सफलताओं के लिए मुझे नहीं सराहा, बल्कि उसमें भी कमियों को ही खोजा। पिछली बार बोर्ड की परीक्षा में मैथ में कितने अच्छे नंबर आए थे मेरे, और उस समय भी उन्हें अंग्रेजी और फिजिक्स की चिंता थी। न जाने क्या चाहते हैं मुझसे, अपनी असफलताओं को हर तक मुझ पे थोपते रहते हैं। मीनू, मुझे तो कई बार लगता है कि किसी और के सपनों का सामान भर है हमारी कोई जिंदगी नहीं। उनके सपनों को ढूंढते ढूंढते थक चुका हूं मैं। पर सुनी, वो ये सब हमारे भले के लिए कर रहे हैं ना। समझने की कोशिश करो, हमें भी उनके मन को समझना चाहिए ना। आखिर वो
हमारा कैरियर बनाना चाहते हैं, इसके अलावा क्या ही चाहते हैं वो? मैं जानता हूँ वीनू, पर पापा की विक्टरी के कारण मैं उनके आगे सहज नहीं हो पाता हूँ, इसलिए हरदम कोशिश करता हूँ कि सामने ना पड़ूं। पर तुम्हें तो ऐसा नहीं करना चाहिए ना। मुझे ही देखो, माँ मुझे मौसी क्या भेज रही है ताकि मैं अच्छे से पढ़ सकूँ, अच्छे से कोचिंग ले सकूँ। इसके अलावा क्या ही चाहती है वो? नहीं विनीता, शायद उनको कहीं से हमारे संबंधों के बारे में पता चल गया है, इसलिए तुम्हें शहर से दूर भेज देना चाहती हूँ। और इसके लिए पढ़ाई सबसे अच्छा बहाना है वीनू। तुम समझती नहीं उन खड़ूस लोगों को, या मैं किसी भी तरह खुश नहीं देखना चाहती। हम जरा सा हंस बोल के लिए ये लोग ना जाने क्या क्या पैतरे आजमाए। तुम कुछ ज्यादा ही सोचते हो, हर चीज ऐसी नहीं होती जैसे कि तुम सोच रहे हो। क्या पता, पर मुझे तो ऐसा ही लगता कि ये लोग हमारे दुश्मन है, दुश्मन। अब हमें घर चलना चाहिए, अंधेरा गहरा होता जा रहा है। हाँ, सब तो हमारे जीवन में भी गुजर रहा है। वीनू, तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। क्या तुम वाकई चली जाओगी? ये तुम्हारी गली का सरल रास्ता, हमसे पूछो तो सबसे कठिन राह है। ये तुम्हारी गली का सरल रास्ता, हमसे पूछो तो सबसे कठिन राह है। चंद कदमों की दूरी के इस फेर में, चंद कदमों की दूरी के इस फेर में, वक्त ने रोज मीलों चलाया हमें। तुम प्रतीक्षा के वो मौन संवाद थे, तुम प्रतीक्षा के वो मौन संवाद थे, जिसने दुनिया की भाषा बनाया हमें। ये तुम्हारी गली का सरल रास्ता, हमसे पूछो तो सबसे कठिन राह। नदी जैसे सागर से मिलने के लिए उतावली रहती है, वैसे ही आज मैं अपनी बीवी से मिलने के लिए उतावला हूँ। पता है, पूरे 10 दिनों के बाद आ रही है वो। ऐ नदी अभी हम चलते हैं फिर, कभी बैठ कर दोनों बतियाएंगे। ऐ नदी अभी हम चलते हैं फिर, कभी बैठ कर दोनों बतियाएंगे। कुछ दिए साथ में हम लिए आएंगे, कुछ दिए साथ में हम लिए आएंगे। चाहते हैं तुम्हारी लहर संग बहे, एक यही रास्ता प्रिय तक जाएगा, एक यही रास्ता प्रिय तक जाएगा। मेरे प्यार की मन्नतें ये कहीं, देह के इस शहर अपना जी ही नहीं, देह के इस शहर अपना जी ही नहीं। मन की देहात में मन सा जीवन मिले, हमने जो भी कहा मित्रवत कह दिया, हमने जो भी कहा मित्रवत कह दिया। इसका मतलब कभी फिर समझाएंगे। ऐ नदी अभी हम चलते हैं फिर, कभी बैठ कर दोनों बतियाएंगे। ऐ नदी, ऐ नदी। वीनू,
क्या हुआ? उदास लग रही है? सब ठीक तो है ना? क्या बात है, बताओ तो सही। क्या बताऊं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे बाबा के समझ में नहीं आ रहा, वही बता दो। मेरी शादी तय हो गई है। क्यों? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? मजाक कर रही हो ना? मैं मजाक नहीं कर रही हूँ सुमी। पर अचानक से ये सब इतनी जल्दी कैसे? एक दिन जब मैं कॉलेज से घर आई, वही शाम के लगभग 5-6 बजे, मौसी की कुछ सहेलियां घर पे आई हुई थी। मौसी ने कहा मेहमान के चाय नाश्ता लाने को। मैं लेके आई। मौसी ने कहा बैठो, कुछ बात कर रही है। पहले तो फिर से पढ़ाई की बात चली, और फिर जाते वक्त उन्होंने मेरे हाथ में कुछ रुपए दिए और बोली कि अब तू मेरी बहू है। मौसी ने माँ को लड़के के बारे में सब कुछ बता दिया है कि लड़का एक मल्टीनेशनल कंपनी में 4 जोन का मैनेजर है। उसकी सैलरी 60 से 70 हज़ार रुपये है। तब से माँ तो पीछे ही पड़ गई है, और मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मैं क्या करूँ। मैं समझने जैसा क्या है वीनू? मना कर दो सीधे, सिंपल। कैसे मना कर दूँ सुमी? मेरे हाथ में सब कुछ नहीं है। घर में सिर्फ मेरी माँ की ही चलती है। उन्हें समझाओ, वो जब खुश हो तब बात करो। समझाया, नहीं मान रही। तुम तो कुछ करना ही नहीं चाहती वीनू। तुम्हें ना मेरी परवाह ही नहीं है। तुम्हें क्या लगता है मैंने उन्हें समझाया नहीं, कन्विंस करने की कोशिश नहीं की? कैसी बात करो सुमी? प्यार मैं तुमसे करती हूँ, और तुम्हें लगता है मुझे तुम्हारी परवाह नहीं है? लगता तो यही है। वैसे अंदर ही अंदर खूब खुश हो रही होगी तुम। 60 से 70 हज़ार महीने कमाने वाला लड़का मिल रहा है तुम्हें। भला शादी के लिए क्यों ही मना करोगी? कैसे उल्टी सीधी बातें करो सुमी? प्यार मैं तुमसे करती हूँ, शादी किसी और से नहीं कर सकती। सुमी, तुम ही कुछ करो ना। मैं क्या करूं? तुम अपने पिताजी से बात करो। वो मेरी बात नहीं सुनेंगे वीनू। बचपन से लेकर आज तक मेरी एक बात नहीं सुनी। वो हिटलर है, हिटलर। तो तुम भी मेरी माँ को जानते हो ना? वो कोई रजत सुल्तान से कम थोड़ी ना है। और वैसे भी अब तुम बड़े हो गए हो, बचपन की बात अलग थी। और वैसे भी तुम उनके इकलौते बेटे हो ना। तुम्हारे बाप ने कौन सी लाइन लगा रखी है? तुम भी तो अकेली हो। तुम तो कुछ करने नहीं चाहते हो। एक बार ट्राई तो करो, क्या पता मान जाए। वीनू, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि पिताजी मान जाए, मगर तुम एक बार और माँ से बात करके देखो। और अगर वो नहीं मानी तो? माँ, मुझे ना अभी शादी नहीं करनी है। क्यों, क्या हुआ? मेरी सारी सहेलियाँ पढ़ाई कर रही हैं, मुझे भी अभी पढ़ाई करनी है। तो शादी के बाद कर लेना।
और वैसे भी लड़के ने कहा है कि विनीता की जो भी इच्छा हो वो शादी के बाद कर ले। माँ तुम समझ नहीं रही हो, शादी के बाद पढ़ाई नहीं हो पाती है। वो सब बड़े घरों में होता है, और यहाँ माँ और बेटे के अलावा है ही कौन जो तुम्हें डिस्टर्ब करे। पर माँ मेरी उसकी उम्र में कितना फ़र्क है। मैं 23 साल की, वो 30 से 32 साल का, 9 से 10 साल का फ़र्क है। तो तेरे पापा और मेरे बीच में भी तो इतना अंतर है। माँ वो समय दूसरा था और अब चुप कर, ज्यादा बोले तो मुंह तोड़ दूंगी। है आजकल तेरी जुबान पर ज्यादा ही चलने लग गई है। अरे तुझे पता भी है दहेज के नाम पर वो 1 रुपया भी नहीं मांग रहे हैं। बस उनकी एक ही डिमांड है कि वो शादी लखनऊ शहर में करना चाहते हैं। और सुन, इस बार लखनऊ मैं और तेरे पापा तेरे साथ चलेंगे, वहीं शादी की बात पक्की करेंगे, पास का कोई गेस्ट हाउस बुक करा देंगे। तो सुन रही है ना मेरी बात? पापा चाय। कैसी बनी है? चाय पत्ती तेज है। पापा वो विनीता की शादी की बात चल रही है। कौन विनीता? राधेश्याम जी क्या? तो मैं और विनीता एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। क्या? तो मैं और विनीता एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। हमको इसी मोहल्ले में रहना है और तुम चाहते हो हम तुम्हारी शादी इसी मोहल्ले में करा दें। दोबारा ऐसी बात की तो ऐसी लात मारेंगे दिमाग ठीक हो जाएगा। वैसे वो तो यहाँ रहती नहीं, कब से चल रहा है ये सब? हम दोनों एक ही साथ एक ही स्कूल में पढ़ाई करते थे। इसीलिए लड़का और लड़की का स्कूल एक साथ होना ही नहीं चाहिए। साले वहां पढ़ने नहीं जाते, नैन मटक्का और प्यार मोहब्बत करने जाते। वैसे अभी तुम करते क्या? ये 2-4 मैथ के ट्यूशन पढ़ाकर अपने आगे की जिंदगी गुजार लोगे? बोलो। ठीक, तुमको शादी करनी है ना, तो भाई शादी करवाते हैं। पर हमें अपनी पसंद से शादी करनी है। तुम्हारे लिए एक से एक बढ़कर रिश्ते लेकर आएंगे। जो लड़की पसंद है हमको बता देना, उसी से शादी करवा देंगे। पर जिसे हम जानते नहीं उससे हम कैसे शादी करें? अरे जैसे मैंने की है, जैसे बाकी लोग करते हैं। बचपन से लेकर आज तक आप की तो तुम 4 बात चला रहे हो। माँ के जाने के बाद कभी आपने जानने की कोशिश की कि मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं क्या बनना चाहता हूँ, मुझे क्या चाहिए? कभी मेरी जरूरतों को समझा, कभी उन्हें पूरा किया? आपने तो मेरी सफलताओं में भी बस कमियां ही खोजी। क्या मेरी कोई जिंदगी नहीं है? हाँ, मैं मानता हूं बच्चे जैसे जैसे बड़े होते जाएं, माँ बाप की जिम्मेदारी होती है उनकी जरूरतों को समझे और पूरी करे। बेटा तुम कब बड़े हो गए, इस ओर हमने ध्यान ही नहीं दिया। देखो अब तुम छोटे बच्चे नहीं हो कि मार और डांट से समझाया जाए। प्यार से पेट नहीं बनता है। ठीक, उस लड़की से हम शादी करने की इजाजत हरगिज नहीं देंगे। अरे लोग क्या कहेंगे, इतना बड़ा देश है, इनको पूरे देश में की लड़की नहीं मिली, यही मोहल्ले में शादी कर दिए। लोग हम पर थूकेंगे, हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। और सुनो, अगर तुम्हारा भाग कर शादी करने का इरादा है तो पहले अपने दोस्त अजीत की हालत देख लो। भाग कर शादी करने का नतीजा क्या होता है? जब तक रुपया पैसा पास होता है तब तक प्यार का भूत सर पे चढ़ा होता है। जैसे ही रुपया खत्म, प्यार का भूत उतर जाता है। उसके बाद दोस्तों रिश्तेदारों से उधार मांगना शुरू हो जाता है। और अगर तुमको हमारी इज्जत की परवाह नहीं है तो एक बात कान खोल कर सुन लो, इस घर से एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। उसके बाद ये जो प्यार का भूत है ना, सारा का सारा वही उतर जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूँ शादी वहां करो जहाँ सब कुछ मिले। सुमेर, सुमेर,
घर से भाग सकती हो? हिम्मत तो मेरी भी नहीं हो रही मीनू। तो फिर एक काम करो, ये शादी कर लो और शादी के बाद सब ठीक ही हो जाएगा। सुनी, प्यार मैं तुमसे करती हूँ, शादी किसी और से कैसे कर सकती हूँ? और वैसे भी हम उसे जानते तक नहीं है। वैसे ही जैसे हमारे माँ बाप ने की, वो भी तो एक दूसरे को नहीं जानते थे ना, फिर भी उन्होंने शादी की और शादी के बाद पति पत्नी के बीच प्यार पनप ही जाता वीनू। मैंने रिश्ते के लिए कितनी बार मना किया, पर माँ है कि सुनने को ही नहीं तैयार है। माँ बाप को लगता है उनकी औलाद के लिए सिर्फ वही सही फैसला ले सकते हैं। यहाँ बेटियों की मोहब्बत को कम मंजूरी दी जाती है, उनके ख्वाबों को कौन सुनता है? प्रेम को शादी नसीब नहीं होती वीनू, शायद हमें भी ना हो, लेकिन इसका यह मतलब कतई नहीं कि हम दोनों में से किसी के प्यार में कोई कमी थी या मन में कोई भी दुई। जिंदगी भी पानी की तरह निर्भीक होकर नहीं रह सकती है बिना किसी बाधा के। इस तरह वक्त आने पर नदी का पानी भी कंकड़ पत्थर जैसी सभी बाधाओं को पार करके अपना रास्ता बदल लेती है। उसी तरह हमें भी पहले प्रेम को पाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए, और फिर भी अगर कोई रास्ता ना निकले तो उसे समय पर छोड़ के उसके साथ बह लेना चाहिए। तो तुम ये कहना चाह रहे हो कि हमारे पापा जहाँ भी शादी करने को कह रहे हैं हमें कर लेनी चाहिए? हाँ। हम अचानक अलग हो गए एक दिन, एक अधूरी कहानी को बल मिल गया। हम अचानक अलग हो गए एक दिन, एक अधूरी कहानी को बल मिल गया। तुम्हें एक वादा करना पड़ेगा, जब जब अपने घर आओगी बिना मिले मत जाना। आंसुओं का यहाँ छूटना आँख से, आंसुओं का यहाँ छूटना आँख से, एक व्यवस्था है कोई ना अलगाव है। एक मीठे से झरने का पानी है हम, एक मीठे से झरने का पानी है हम, जिसमें झरना ही सबसे बड़ा भाव है। हम अचानक अलग हो गए एक दिन, एक अधूरी कहानी को बल मिल गया, एक अधूरी कहानी को बल मिल गया, एक अधूरी कहानी को बल मिल गया।
रीता, रीता भूख लगी, खाना लगा दो। रीता, अच्छा, भूख लगी है? आप क्या करने आए हो यहाँ? वहीं रहते ना ऑफिस में? घर आने की तुमको क्या जरूरत थी? सॉरी सॉरी। तुम्हें तो कोई फिक्र नहीं है घर की। घर में क्या प्रॉब्लम है, क्या चल रहा है, घर में लोग कैसे, किसी से कोई मतलब नहीं। बस ऑफिस से घर आए, खाना खाए, सुबह उठे, फिर चल दिया ऑफिस। बोला ना बाबा सॉरी। पता है ना कौन सा दिन है? पता है ना, बताया था ना कि पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग थी, वो भी तुम भूल गए ना? मैं नहीं आया तो क्या हो गया? तुम तो गई थी ना, और तुम्हें अच्छे से पता मुझे छुट्टी नहीं मिलती। तो सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेरी है, तुम्हारी कुछ भी नहीं। और इतना बिजी थे कि एक कॉल तक रिसीव नहीं कर सकते थे। प्लीज विनीता, अगर मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ना होती तो मैं इस तरह दिन रात काम न कर रहा होता। और तुम्हें अच्छे से पता है बिजी रहता हूँ, फिर तुम मुझे क्यों फोन करके डिस्टर्ब करती रहती हो? पहली कॉल रिसीव कर लेते तो दूसरी कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती मुझे। और मैंने तुमसे मांगा ही क्या है नवीन? यही घर की छोटी छोटी खुशियां, वो भी तुम नहीं दे पा रहे। What? विनीता, तुमसे बात करना मतलब अपना सर फुड़वाना। मैं जा रहा हूँ सोने, मुझे खाना नहीं खाना। देख रही हूँ अपना रवैया ये चेंज नहीं किया ना नवीन, ये रिश्ता बहुत दिन तक नहीं टिक पाएगा। बहुत ज्यादा रिएक्ट करती हो तुम, सीरियसली बहुत ज्यादा। मैं रिएक्ट करती हूँ नवीन? आज बिल्कुल नहीं था मूड बच्चों को बस स्टॉप तक छोड़ कर आने का, उनके उलझे उत्सुक मनों को सुलझाने का, क्योंकि खुद ही अनसुलझे थे प्रश्न मेरे रक्त प्रवाह में, जिसे कोई और नहीं, बस तुम सुलझा सकते थे, पर तुम व्यस्त। आज बहुत गर्मी थी, धुलक रहा था पसीना इस तरह करके, चल रही थी किचन में गैस, भाप बन रहे थे भाव, शांत भी ना थे ताव, पर किस पर झुंझुलाती, किससे कहती? तुम तो खुद ही व्यस्त। आज स्कूल भी गई थी मैं, पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग अटेंड करने के लिए। लौटते वक्त सारी शिकायतें, सारा जिम्मा ढोल आई थी अपने घर की जरूरी सामान के साथ। देर तक दुखते रहे यार, चाहती थी कि साथ चलते, तुमसे कहती, पर तुमसे क्या? आज बहुत धड़का था मन शाम, काश तुम होते, ले चलते लॉन्ग ड्राइव पर, थाम के मेरा हाथ कहते कि तुम हो मेरे साथ, 2 लम्हों को ही सही भर देते मुझ में जिंदगी। इसीलिए फोन किया था तुम्हें, और बिन सुने ही कह दिया था कि तुम व्यस्त हो। जानते हो आज रात कुछ ज्यादा ही कायम, नींद नहीं आ रही, चाहती हूँ कि करूँ ढेर सारी बातें, सिर्फ मेरी और तुम्हारी, तुम्हारे आगोश में सब कुछ भूल पाऊं, कतरा कतरा खुशबू सी बिखर जाऊं, रोशन कर दो इस रात को ताजा ताजा नई नई होकर। पर सो रहे हो तुम, कैसे जगाऊं? कोई नहीं, मैं तो जी लूंगी तुम्हारे हिस्से का भी वक्त, जो जी रही हूँ पल पल खुद मेरे पुरुष। पर काश तुम भी तो जीते, थोड़ी औरत अपने भी,
बेटा केक तो खा लो। पापा पापा मुझे कब बोलूं? आ जाएगी बेटा। तब तक चलो तुम अपने कमरे में सो जाओ, मम्मा आएगी तो मैं जगा दूंगा। साथ किसी के चलकर रास्ता सुंदर तो हो जाता है, सपनों के सुस्ताने भर को एक घर तो हो जाता है। हम अनुमानित 7 बरस तक कदम कदम पर साथ रहे, जन्म जन्म संग रहने के वचनों के दम पर साथ रहे। तुम होते तो इन बातों को कहना और सरल होता, तुम होते तो इस दुनिया में रहना और सरल होता, तुम होते तो इस दुनिया में। सुमित, हाँ पापा। बेटा अभी तक सोए नहीं तुम? हाँ, सुबह स्कूल जल्दी जाना है तो सोचा कि अभी सारे काम निपटा दूं। दिव्या आ गई क्या? उसी का इंतजार कर रहा हूँ। सार्थक सो गया? हाँ पापा, वो सो गया। आप भी जाइए, अब आराम करिए। नींद ही नहीं आ रही है। इतना टाइम लगता है दरवाजा खोलने में? मैं कुछ काम कर रहा था। कब से डोरबेल बजा रही हूँ। ऐसा क्या जरूरी काम कर रहे थे? मैं घर की सफाई कर रहा था दिव्या, और तुम मुझ पर क्या चिल्ला रही है? सार्थक सो गया है। तो क्या दिव्या, कम से कम तुम आज तो टाइम पर आ ही सकती थी। मतलब? आज उसका बर्थडे था दिव्या, वो तुम्हारा इंतजार करते करते सो गया। सुमित प्लीज डोंट स्टार्ट अगेन। मैंने तुम्हें पहले ही बोल दिया था कि आज मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, टाइम मिलेगा तो मैं आ जाऊंगी। दिव्या, उसने अपना केक तक नहीं खाया है क्योंकि तुम नहीं थी। सुमित प्लीज बच्चों जैसी बातें मत करो। उसके बर्थडे से कई ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरी मीटिंग थी, और वैसे उसे नहीं समझ में आ रहा था तो तुम्हारी जिम्मेदारी कि तुम उसे समझाओ। और तुम्हारी भी जिम्मेदारी कि तुम्हारा रोज रोज घर से बाहर रहना और रात रात भर पार्टीज में जाना, उसका सार्थक पर क्या असर पड़ता है? सार्थक के प्रति तुम्हारी भी कोई जिम्मेदारी है या नहीं? मुझे मेरी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से पता और मैं वही कर रही थी। देखो सुमित, मैंने तुम्हें पहले ही बोल दिया था कि मुझे अभी अपने करियर पे फोकस करना है और मुझे अभी बच्चा नहीं चाहिए। क्या बकवास कर रही हो तुम? सुमित, हाँ आइए पापा, अब आप बताइए सार्थक की जिम्मेदारी मेरी है या फिर आप दोनों की? सुमित को मैंने पहले ही बोला था कि मुझे अभी बच्चा नहीं चाहिए, मुझे अभी अपने करियर पे फोकस करना है, लेकिन आप लोगों में से मेरी किसी ने नहीं सुनी। मैं चाहूँ तो कल का कल ही अपने पापा की कंपनी ज्वाइन कर सकती हूँ, लेकिन नहीं, इसमें भी बीच में आप लोगों की खुददारी आ जाएगी। और वैसे भी इस घर को बनाने लायक मैंने क्या क्या नहीं किया। पापा के साथ जाती हूँ, मीटिंग्स अटेंड करती हूँ, लोगों से मिलती हूँ ताकि एक मुकाम हासिल कर सकूँ, लेकिन नहीं, इसमें भी आप लोगों की खुददारी बीच में आ जाएगी। और वैसे भी सुमित, तुमने क्या किया है? दिव्या, तुम अब बेवजह की बातें मुझसे मत करो। देखो सुमित, मुझे तुमसे झगड़ा नहीं करना है, और वैसे भी ऑलरेडी मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। मैं तुमसे लड़ नहीं रहा हूँ दिव्या, तुम्हें समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं क्या करती हूँ क्या नहीं इससे मतलब ना रखो। सुमित, बेटा मेरी एक बात मानेगा? बताइए पापा। बेटा, तू दिव्या को तलाक दे।
नहीं पापा, सार्थक अभी बहुत छोटा है और उसे हम दोनों की जरूरत है। और मैं ये नहीं चाहता कि जो कुछ मैंने झेला है वो मेरा बेटा भी झेले। बेटा, दिव्या के रोज रोज के इस नाटक से सार्थक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मेरी जिद की वजह से तूने ये शादी की और तुझे ये दिन देखना पड़ा। अब जो हो गया सो हो गया पापा, अब उसके बारे में क्या सोचना। जिंदगी तो चल ही रही, बस काफी। दिव्या के एक एक शब्द रोज मुझे मेरी असफलताओं का एहसास दिलाता है। पता नहीं किन कर्मों की सजा मुझे मिल रही है। सब इसी जन्म के कर्म। मेरी जिद की वजह से तूने ये शादी की। तू मुझे अपना अपराधी समझता ना बेटा। पापा, आप अफसोस मत करिए, क्योंकि कई बार परिस्थितियों को हम नहीं चलाते, परिस्थितियां हमें चलाती और हमें तो उन्हीं के अनुसार चलना पड़ता है। कभी से चाहे हम हंसकर स्वीकार कर लें या फिर रोकर, ये तो हमारे हाथ में ना पापा। गीता, हमें कैसी हो? मैं ठीक हूँ। कब आई? पिताजी के देहांत के दिन। मुझे पता चला, मैंने भी बहुत कोशिश की कि दाह संस्कार के दिन ना सही तो कम से कम 13वीं के दिन तो पहुंच ही जाऊं, लेकिन नहीं पहुंच पाया। तुम बताओ, तुम कैसे हो? मैं कैसा दिख रहा हूँ? अभी तो रहोगी ना? नहीं, बस परसों जाना है। चलती हूँ। थोड़ी देर और रुक सकती हो। माँ इंतजार कर रही होंगी ना? कल इसी समय आओगी यहाँ पर? हाँ। हम बरस दो बरस की मोहब्बत में ही एक अनोखे से एहसास को पा गए। हम बरस दो बरस की मोहब्बत में ही एक अनोखे से एहसास को पा गए। हम बिछड़ते समय खूब रोए जहाँ, भूल देखो उसी डाल पर आ गए। हम गलत मान कर छोड़ आए तुम्हें, हम गलत मान कर छोड़ आए तुम्हें। वक्त को उन सवालों का हल मिल गया। हम बरस दो
सिद्धि, सिद्धि, ये क्या माँ, तुमने अभी तक खाना नहीं खाया और चुपचाप यहाँ बैठी हुई हो। अब कुछ अच्छा नहीं लगता। कुछ चीज़ें हमारे बस में नहीं होती हैं माँ। जो परिस्थितियाँ हमारे सामने हैं उसे हमें स्वीकार करके ही तो आगे बढ़ना होगा ना। नहीं, मैं बहुत बुरी हूँ बेटा। मैं एक अच्छी पत्नी ना बन पाई। तेरे पापा को हमेशा हर बात पर चुप कराती रही। माँ, इन सब बातों को छोड़ो। जितना सोचोगे उतनी तकलीफ होगी, जिसका कोई मतलब नहीं है अब। नहीं, ये सब मेरे बुरे कर्मों का फल है जो भगवान ने मुझे इस बुढ़ापे में अकेले जीने के लिए छोड़ दिया। कौन कहता है कि तुम अकेली हो? देखो, मैं हूँ, सिद्धि है, नवीन है, सब तुम्हें आपके साथ। तुझे पता है, तेरी पापा की बीमारी का पता चला तो डॉक्टर ने कहा कि अब वो कोई काम नहीं कर सकते। तो मैंने सोचा मैं सब संभाल लूंगी, पर संभालते संभालते कब मैं तेरे पापा के खिलाफ हो गई मुझे पता ही ना चला। तू कविता लिखना चाहती थी और मैंने तेरे इस सपने को अपने हाथों से तोड़ दिया। तेरे पापा कहा करते थे कि कवित्री बनेगी। लिख, खूब लिख। अब इस डायरी का कोई फायदा नहीं है। अरे, मैं आपको एक बात बताना ही भूल गई। मेरी नवीन से बात हुई है। उन्होंने बोला है इस बार जब लखनऊ आना तो माँ को साथ जरूर लेना, और मौसी जी ने भी यही बात बोला। अब तुम आराम करो, ज्यादा सोचो नहीं तो। सिगरेट पीने लगे? अब क्या करें, बच्चे तो हैं नहीं कि बैठ कर रोएं।
इसलिए गमों को धुएं में उड़ा देता हूँ। हाँ, ये मैंने बनाया है। गाजर का हलवा तुम्हें आज भी याद है? याद तो बहुत। वो तेरा नदी में उतरना झिझकना, तेरा जिस्म छू के नदी का महकना। वो तेरा नदी में उतरना झिझकना, तेरा जिस्म छू के नदी का महकना। वो होठों से पानी गुलाबी बनाना, वो होठों से पानी गुलाबी बनाना। सभी मछलियों को शराबी बनाना। कि जैसे कयामत सी आई हुई हो, कि जैसे कयामत सी आई हुई हो, कि जैसे नज़ारा कोई जादुई हो। समाना तेरा पानी में, नहाना तेरा पानी में। वो सर से तेरा बांधना ओढ़नी को लगा जैसे बांधा हो सारी नदी को। वो सर से तेरा बांधना ओढ़नी को लगा जैसे बांधा हो सारी नदी को। हंसी चांद बादल की आगोश में था, तुझे देख कोई कहाँ होश में था। अरे जागते जागते सो गया था, तुम्हें देख कर इस तरह खो गया था। वो पानी से अटखेलियाँ और मस्ती के जैसे पिघलने लगी मेरी हस्ती। वो पानी से अटखेलियाँ और मस्ती के जैसे पिघलने लगी मेरी हस्ती। लगा तन बदन सारा जल जाएगा ये, अभी बर्फ सा दिल पिघल जाएगा ये। दुपट्टे का तेरा बदन से लिपटना, दुपट्टे का तेरा बदन से लिपटना। मुझे देख कर तेरा खुद में सिमटना। कलम लिख न पाई ये कैसे बताएं, अरे बाप रे जान ले बादाएं। दीवाना तेरा पानी में, नहाना तेरा पानी में। समाना तेरा पानी में, नहाना तेरा पानी में। लाइफ कैसी चल रही है विनू? ठीक ही है। ठीक ही है या ठीक है? दोनों में फ़र्क होता है, जानती हो ना? क्या हुआ, तुम उदास लग रही हो? तुम बताओ, तुम्हारी बीवी और बच्चा कैसा है? दिव्या ठीक है, ज़्यादातर अपने फ्रेंड्स और बिजनेस में ही बिजी रहती है। हाँ, सार्थक 4 साल का हो गया है। तुम बताओ, तुम्हारे पति और बेटी नहीं आए? वो नवीन को छुट्टी लेना ज़्यादा पसंद नहीं है और सिद्धि को माँ के पास छोड़ कर आई ना। क्या नवीन बहुत बिजी रहते हैं?
दिल में छिपा के रखी बात सुकून कम, तकलीफ ज़्यादा देती है। क्या सोच रही है? यही कि बंद मुट्ठी की फिसलती रेत की तरह तुम जीवन से कब निकल गए पता ही नहीं चला। और अब देखो, न जाने कैसे आज हम दोनों यूं बैठे हुए हैं। तुम खुश तो हो ना? जिसके साथ मन जुड़ा होता है उसका साथ हमेशा के लिए क्यों नहीं मिलता सुनी? मीनू, तुम आज भी बहुत भावुक हो। देखो, हम कितनी भी ईमानदार कोशिश करें, लेकिन फिर भी मन पर कभी कभी गहरी चोट लग ही जाती है। पर वीनू, तुम्हारा और नवीन का रिश्ता इस दुनिया का सबसे मजबूत रिश्ता है। तुम ये क्यों भूल रही हो? नवीन दिन ब दिन तरक्की की सीढ़ियां चढ़ रहा है। अपने को घर में भी अधिकारी समझने लगा और पत्नी को अधीनस्थ कर्मचारी। रिश्ते मन के होते हैं, पर नवीन के मामले में सब चुप सा रहा है। मेरा भी मन होता है कि सुबह उठते वक्त वो मेरे हाथ को पकड़कर अपनी ओर खींचे और कहे कि और थोड़ी देर लेट हो ना। सुबह नाश्ता बनाते वक्त पीछे से आकर मुझे अपनी बाहों में भर ले और उसके ऑफिस जाते वक्त उसका लंच बॉक्स लिए उसके पीछे पीछे बाहर वाली गेट तक जाऊं। सुमित, नवीन बहुत प्रैक्टिकल इंसान है। हमारे घर में सुख सुविधाओं का कोई अभाव नहीं है, और नवीन भावनाओं के प्रदर्शन में एकदम अनुदार है। एक रूटीन सा नीरस सा जीवन है हमारा। इसके साथ तो ढंग से दो बात करने के लिए मैं तरस जाती हूँ। प्रेम सूत्र बस औपचारिकताओं पर टिका हुआ। वैसे जीवन में साथ रहना, खाना, पारिवारिक कार्यक्रमों में साथ जाना सब है, और हमारे रिश्ते की जो गर्मी है वो न जाने कहाँ खो गई है। सुमित, आज तुमसे कुछ छुपा नहीं कर। अब तो ऐसा लगता है कि हम इस नदी के वो दो किनारे हैं जो अपने बीच के फासले को कभी समेट नहीं पाएंगे। लेकिन वीनू, हमें फिर भी उस फासले को पाट कर उनके पास जाने की कोशिश करनी है। मुझे अब तकलीफ नहीं होती, क्योंकि दिव्या के अहंकार के आगे मैंने अपने हथियार डाल दिए। दिव्या को अपने पापा के पैसों का बहुत घमंड। उसकी नज़र में मेरी कोई हैसियत है ही नहीं, लेकिन इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। मीनू, ये दिव्या, नवीन, ये जैसे भी हैं, हमें उन्हें वैसे ही स्वीकार करना होगा। उन्हें बदलने की कोशिश करना मतलब मूर्खता है। तो बेहतर यही होगा कि हम स्वयं को ही उनके अनुसार ढाल लें, वरना सारा जीवन कुड़ते, खींचते और बहस में ही गुजर जाएगा। लेकिन क्या ये समझौता करने जैसा नहीं हुआ? समझौते में खुशी या प्यार कहाँ है सुमित? समझौता हम कहाँ नहीं करते बीनू। हर जगह तो हम एडजस्ट करते हैं ना। घर से हो, ऑफिस हो, हर जगह तो हम एडजस्ट करते हैं, और वो भी खुशी खुशी। तो फिर इस रिश्ते में एडजस्ट करने में कैसी तकलीफ, जिसे हमें जीवन भर जीना है। सुना था कि पहला प्यार ऐसी महक लिए आता है जो संजीवनी और विष दोनों का काम करता है। और तुम्हें पता है, हम दोनों को ना बस विष ही मिला, जिससे घूट आज तक पीते आ रहे। क्या हुआ? एकदम चुप्पी क्यों साध ली? क्या तुम भी लाइफ में एडजस्ट करते करते मानसिक रूप से थक चुके हो? नहीं नहीं, ऐसा नहीं। मैं तो आज भी यही सोचता हूँ कि विवाह इस जीवन का बेहद खूबसूरत मोड़ है, जिसमें संयम और धैर्य की ज़रूरत होती है।
केवल समझौतावादी स्वभाव से ही इन खूबसूरत दृश्यों का आनंद लिया जा सकता है। बीनू, तुम मेरी बात पर यकीन करके देखो, जीना कुछ आसान हो जाएगा। और तुम स्वयं को संभालो, क्योंकि हम तो कहीं भी रहें, मन से तो हमेशा साथ ही रहेंगे ना। भला मन से जुड़े रिश्ते कोई तोड़ सकता है? और बीनू, हमें तो एक दूसरे को विश्वास का वो आधार देना है जिससे हमारे वैवाहिक जीवन की नींव खोखली ना हो, नहीं तो चिड़िया फुर्र। हम अगली बार मिले तो तुम्हारे चेहरे पर यही हंसी है। अब घर चले? चलती हूँ। और बीनू, अगली बार आना तो बिना मिले मत जाना। वैसे अब कब मिलेंगे? कुछ कह नहीं सकती, तो माँ भी साथ जाए। चलती हूँ। एक और नई कहानी दुनिया हम दोनों में ढूंढेगी। हम इस जीवन में भी अपना प्यार सफल ना कर पाए। किस्मत ने हम दोनों को हर युग में मिलवाया है। हम अपना मिलना लेकिन हर बार सफल ना कर पाए। एक और नई कहानी दुनिया। सॉरी। एक और नई कहानी दुनिया हम दोनों में ढूंढेगी। एक और नई कहानी दुनिया हम दोनों में ढूंढेगी। हम इस जीवन में भी अपना प्यार सफल ना कर पाए। हम इस जीवन में भी अपना प्यार सफल ना कर पाए। किस्मत ने हम दोनों को हर युग में ही मिलवाया है। किस्मत ने हम दोनों को हर युग में ही मिलवाया है। हम अपना मिलना लेकिन हर बार सफल ना कर पाए। हम अपना मिलना लेकिन हर बार सफल ना कर पाए। ये थी थिएटॉन संस्था लखनऊ की प्रस्तुति
दो किनारे। आइए पात्रों से आपका परिचय करवा दें। छोटा सुमित के रूप में यश पाठक, बड़ा सुमित शुभम गौतम, छोटी विनीता के रूप में हमारे सामने थी आस्था शुक्ला, बड़ी विनीता निशा तिवारी, विनीता की मां का किरदार निभाया शीलू मालिक ने, विनीता के पिता मुकेश सोनी, सुमित के पिता में सुब्रत रॉय, नवीन की भूमिका में विक्रम कत्याल, सुमित के पुत्र के रूप में एक बाल कलाकार जिसने सार्थक का किरदार निभाया विहान रॉय, और दिव्या के रूप में मंच पर रंजना वर्मा। प्रकाश परिकल्पना एवं संचालन इंद्रजीत और प्रशांत शर्मा। गीत के लिए आवाज दी राहुल जोशी, शुभम गौतम ने। नृत्य परिकल्पना निशा तिवारी, संगीत संचालन वैभव कुमार, नवल किशोर राही, मंच निर्माण आशुतोष त्रिवेदी, विदित मौर्य, मेकअप शोभा रॉय, प्रस्तुति नियंत्रक सुब्रत रॉय, और इस नाटक का नाट्य रूपांतरण एवं निर्देशन आशीष मौर्य। मैं आग्रह करूंगा थिएटर मैनेजर जवाहर कला केंद्र वरिष्ठ रंगकर्मी बबीता मैम से कि वे नाटक के निर्देशक को पोर्टफोलियो भेंट करें। और इसी के साथ पाक्षिक नाट्य योजना के तहत आज की नाटक की ये सभा यहीं समाप्त होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।